हाँ देखें, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस। इसमें देखेंगे गोली दर्पण किसे कहेंगे? यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अर्थात ऐसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। यह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसा कि यह चित्र में देखिए दिखाया गया है, इधर जो ऐसे क्रॉस किया गया है, इस पर यह पॉलिश वाला भाग है और यह दबा हुआ तल अंदर का भाग यह परावर्तक तल है। इस पर जो भी किरण ऐसे आपतित होती है तो यह परावर्तित होकर ऐसे चली जाती है, तो यह आपका अवतल दर्पण होता है इस टाइप का। दूसरा है इसमें उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे देखें, यह उत्तल दर्पण है, इसका दबा हुए भाग पर यह पॉलिश या कलई किया हुआ है और उभरा हुआ भाग जो है यह परावर्तक तल है। इस पर यदि कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है तो यह परावर्तित होकर इस दिशा में से चली जाती है। तो यह आपका जो है यह दो प्रकार के इसमें आपको दर्पण मिलेंगे। दूसरा इसमें आता है, देखिए कि इसके क्या क्या भाग होते हैं। सबसे प्रथम यह देखें, गोलीय दर्पण से कुछ परिभाषाएं हैं इसमें क्या क्या है। जैसे दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह ऐसे, यह गोलीय दर्पण ऐसे है, इसके मध्य बिंदु को इसका ध्रुव या पोल कहते हैं। ऐसे ही देखिए, यह उत्तल दर्पण के लिए है, इसका पोल यह हो जाएगा ध्रुव। दूसरा आता है इसमें वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, जैसे यह गोलीय दर्पण है, इसके द्वारा यदि यह पूरा गोला ऐसे बनता है तो इसके द्वारा बने हुए गोले का जो यह केंद्र होता है यह इसका वक्रता केंद्र होगा। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में कि यह उत्तल दर्पण है तो इसके द्वारा इधर गोला बनेगा और इसके केंद्र को जो है हम वक्रता केंद्र कहेंगे। तीसरा आता है आपका वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इस देखें कि गोलीय दर्पण ऐसे है, इसके द्वारा बना हुआ ये गोला है, इसके द्वारा बने हुए गोले की त्रिज्या यहाँ से और इसके परिध पर कहीं मिला देते हैं तो यह इसकी त्रिज्या हो गई, यह इसका वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ऐसे ही उत्तल दर्पण में यहाँ से यदि यह इसके द्वारा बना हुआ गोले का जो यह त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक, इसको जो है हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसके बाद आता है अभिलंब। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। मतलब कहीं भी यदि अभिलंब हमें खींचना होता है तो दर्पण के किसी भाग से हम वक्रता केंद्र को मिला दें तो वह उसका अभिलंब हो जाता है। इसके बाद मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे देखें, यह दर्पण है, इसका यह ध्रुव है, ध्रुव को हम वक्रता केंद्र से मिलाते हुए ऐसे रेखा खींच दें तो यह इसका जो है मुख्य अक्ष हो गया। ऐसे ही जो है इससे जो है
अगर जो उत्तल दर्पण है तो इसके ध्रुव से वक्रता केंद्र वाली मिलाती रेखा खींच दें इधर, तो यह इसका जो है मुख्य अक्ष हो गया। इसके बाद देखेंगे दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक या अपर्चर क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। मतलब गोलीय पृष्ठ यह है, इस गोलीय पृष्ठ का जो यह एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच हम ऐसे एक रेखा मिलाएं तो यह जो व्यास होगा यह इसका दर्पण का द्वारक होगा। ऐसे उत्तल दर्पण में यह इसको ऐसे मिलाएंगे तो यह इसका द्वारक होगा। तो दर्पण का द्वारक इस तरह से मालूम होता है कि इसके जो है ऊपरी और निचले दोनों सिरों को मिलाती हुई जो रेखा होती है वही इसका द्वारक होता है। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें देखें, जैसे मान लीजिए यह अवतल दर्पण है, ध्रुव है, यह इसका वक्रता केंद्र है, यह इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरणें आ रही हैं वो देखिए मुख्य अक्ष को एक निश्चित बिंदु से काटते हुए ऐसे परावर्तित हो रही हैं। कोई भी ऐसे किरण मुख्य अक्ष के समांतर एक निश्चित बिंदु से ही जो है गुजर रही है और उस निश्चित बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। यहाँ इस टाइप से है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि कोई समानांतर किरण ऐसे आती है तो यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसे देखिए, इधर से मालूम होगा कि यह परावर्तित होगी तो लगेगा कि यह फोकस से होती हुई ऐसे जा रही है। यह ऐसे किरण आई तो यह होगा कि यह ऐसे होकर के परावर्तित हो रही है। तो इस तरह से जो है इसका फोकस पीछे होगा और इसका फोकस आगे की तरफ होगा। यह वास्तविक होगा और यह काल्पनिक होगा। अवतल दर्पण देखिए, परावर्तित किरणें यह पर वास्तव में मिलती हैं, अर्थात अवतल दर्पण के लिए फोकस वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात उत्तल दर्पण के लिए फोकस आभासी होता है। ये नोट है इसका। अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है। फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, यहाँ से मान लीजिए दर्पण है तो यह फोकस बिंदु से और इसके बीच ध्रुव के बीच की दूरी को जो है हम इसका फोकस दूरी कहेंगे। ऐसे ही इसमें जो है इसका फोकस दूरी, इसमें फोकस दूरी जो है इसमें फोकस दूरी ऐसे देखिए पीछे की तरफ ऐसे होता है। यहाँ जैसे आती है प्रकाश की किरण तो इसमें देखिए जैसे यहाँ दिखाया गया है तो यह पी से एफ के बीच की जो यह दूरी होगी यह इसकी फोकस दूरी होगी। फोकस तल, वह तल जो मुख्य अक्ष से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस तल कहा जाता है। देखिए, यह इसका फोकस बिंदु है और यह मुख्य अक्ष का है। इसके लंबवत फोकस बिंदु पर जो है यह जो तल होगा इस तल को हम इसका फोकस तल कहेंगे। ऐसे ही उत्तल में यह इसका फोकस तल कहलाएगा। इसके बाद आता है किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। कि किसी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, इसके लिए इसके कुछ नियम हैं। उस नियम को, जैसे पहला नियम है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अवतल दर्पण या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। तो इसे आपको हम फोकस में ही बताए हैं। इसमें देखिए पहला नियम इसका यही है
कि इसमें जैसे मानिए उत्तर यह अवतल दर्पण है, इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है तो फोकस से ही जाएगी। इसका उपयोग अधिकतर करते हैं प्रतिबिंब बनाने में, या उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसे कि यह फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा नियम है इसी का ठीक उल्टा कि यदि दूसरे नियम में देखा कि यदि ऐसे अवतल दर्पण है तो यदि कोई किरण फोकस से आती हुई आ रही है तो यह परावर्तित होगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी, मतलब पहले नियम का ठीक उल्टा। ऐसे देखें यदि यह फोकस के सीध में ऐसे कोई किरण आ रही है, आपतित हो रही है, तो यह परावर्तित होगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। तीसरा नियम है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से, जैसे मान लीजिए कि यह जो है यह अवतल दर्पण है, कोई किरण वक्रता केंद्र से आती हुई ये आ रही है और सीधे टकरा रही है, तो चूंकि वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंब होती है, अर्थात वह किरण अभिलंबवत होगी तो उसी दिशा में यह परावर्तित भी हो जाएगी। ऐसे देखें यदि यह किरण उत्तल में ऐसे इसके वक्रता केंद्र के सीध में आ रही है तो यह इसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। यह इसके 3 नियम हैं। इसका उपयोग जो है गोलीय दर्पण में हम करेंगे प्रतिबिंब बनाने में। पहले इसमें आप देखें गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनाने में हम पहली स्थिति, अवतल दर्पण के लिए आपकी 6 स्थितियां होती हैं, जिसमें पहली स्थिति जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। यह अवतल दर्पण है, इसके सामने मान लीजिए यह वस्तु है बहुत अनंत दूरी पर है, तो यहां से अनंत से आने वाली किरणें समानांतर लेते हैं। अब यह किरण एक मान लीजिए हम ले लिए कि फोकस से, तो यह फोकस से आने वाली किरण परावर्तित होगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो गई। दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से ले लिए, यह किरण उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। दोनों किरणें यहाँ पर देखिए यहाँ पर काट रही हैं, तो जहां यह काट रही हैं यह फोकस बिंदु पर ही या फोकस तल पर काट रही हैं, इसका मतलब इसका फोकस तल पर ही प्रतिबिंब बनेगा और यह प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा और इस प्रकार यह फोकस तल पर बनेगा। तो यह वस्तु का जो है यह पहली स्थिति होती है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके लिए आपका देखें पूरा ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं जाना है, मुख्य बिंदु पर जैसे अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व दर्पण के फोकस तल पर प्राप्त होता है। यह इसकी प्रकृति होती है। यह आपको प्रकृति जानना चाहिए कि इसका क्या होगा। दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, तो देखा यह अवतल दर्पण है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु ए बी है। यहाँ से एक किरण हम मुख्य अक्ष के समानांतर लेते हैं जो परावर्तित होकर फोकस से चली जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से लेते हैं जो उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। दोनों किरणें यहाँ पर ए डैश पर काटती हैं, यहाँ से एक लंब खींच दिया इस पर, तो ए डैश बी डैश, यह वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। और क्या है, दर्पण के सामने है, यह वास्तव में मिल रहा है, तो इसलिए यह क्या होगी कि यहाँ पर देखें कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होगा। यह इसकी प्रकृति है। यह इतना आपको जानना चाहिए और इसको आप नोट कर लेंगे। तीसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु देखिए वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो यहाँ से एक किरण हम समानांतर ले लिए मुख्य अक्ष के जो फोकस से चली गई, दूसरी फोकस से ले लेंगे जो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो जाएगी। दोनों किरणें वक्रता केंद्र पर ही काटेंगी। यहाँ देखते हैं जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसकी प्रकृति में आप देखें वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। चौथी स्थिति देखें, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो। यहाँ देखें जब वस्तु जो है यहाँ वक्रता केंद्र
और फोकस के मध्य होगा। जैसे मानिए ये भी वस्तु है तो एक किरण हम यह लिए जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर यह फोकस से चली गई, दूसरी किरण लिए यहाँ से फोकस से जो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। दोनों किरणें वास्तव में यहाँ पर काटते हैं तो यह ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। यह भी देखें वास्तव में मिल रहा है सामने, इसलिए यह वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ देखें वक्रता केंद्र तथा वस्तु मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा व दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्राप्त होता है। इसके बाद देखें पांचवी स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। यह जैसे अवतल दर्पण है, मुख्य फोकस पर ए भी कोई वस्तु है। ए से एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर ली जो फोकस से चली गई, दूसरी किरण यहाँ वक्रता केंद्र से लेते हैं कि वक्रता केंद्र के शीर्ष से यह किरण इसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। दोनों किरणें ऐसे बढ़ाने पर कहीं मिलेंगी नहीं, अर्थात यह सीधे समानांतर हो जाएंगी, अर्थात यह अनंत पर जाकर मिलेंगी, अर्थात यह बहुत बड़ा प्रतिबिंब और अनंत पर बनेगा। तो यहाँ देखें इसका यहाँ लिखा हुआ इस प्रकार मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा व अनंत पर बनेगा। यह इसकी प्रकृति हो गई। छठे स्थित देखें कि जब वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच हो। मानिए भी वस्तु है, ए से एक किरण समानांतर लिए मुख्य अक्ष के जो फोकस से चली गई, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से लिए जो उसी दिशा में परावर्तित हो गई। दोनों किरणें वास्तव में आगे बढ़ाने पर नहीं मिलेंगी, तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। पीछे की तरफ बढ़ाने पर यह ए डैश पर मिलती हैं। यहाँ से ए डैश बी डैश यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इस तरह का प्रतिबिंब यह काल्पनिक होगा, आभासी होगा और यह वस्तु से बड़ा बनेगा। इस तरह यह आपका, अब इसके लिए देखें कि जैसे मुख्य अक्ष तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा व दर्पण के पीछे बनता है। अब इसकी सारी स्थितियों को एक जगह जो है यहाँ किताब में बना दिया गया है सार्थ में। यदि आप यह चाहेंगे तो इसको देखें, ऐसे वस्तु की स्थिति यहाँ दिखा दी गई है और इसको जो है इसका प्रतिबिंब यहाँ सामने ऐसे बना दिया गया है। ऐसे ही दूसरे में कि अनंत पर जब वह वस्तु हो, यहाँ अनंत तथा वक्रता केंद्र के हो, तो यह दोनों का ये जो पढ़ाए हैं वही चीज है, बस यह सार्थ में एक जगह बना दिया गया है। इसको आप ऐसे देख लीजिएगा, वही चीज जो हम समझाए हैं वही चीज है, एक जगह इसको कर दिया गया है। तो आप चाहें तो एक जगह इसको ऐसे कर सकते हैं, या एक साथ नहीं आ पा रहा है तो कोई आवश्यक भी नहीं है। इसके बाद देखें, अधिकतर कभी कभी पूछा जाता है अवतल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं। अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग जो है, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, जैसे शेविंग वगैरह करने में। छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आंख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। सौर भट्ठियों में सूर्य से प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों में शैडो में किया जाता है, जिससे बड़े स्थानों को अधिक प्रकाशित किया जा सके। मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमर तथा सर्चलाइट की लैंपों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे दूर की वस्तुओं को प्रकाशित किया जाता है। यह अवतल दर्पण का उपयोग है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए इसमें देखिए दो स्थितियां हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर होने पर क्या है कि देखिए अनंत से कोई ऐसे किरणें आ रही हैं जो कि फोकस पर ही जाएंगी, फोकस से आती हुई ऐसे प्रतीत होंगी, तो यहाँ फोकस पर ही बिंदु टाइप का बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी स्थिति है कि जब वस्तु जो है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि यहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण लिए जो फोकस से जाती हुई से प्रतीत होती है, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से हम लेते हैं जो उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। दोनों किरणें यहाँ काटती हैं, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है ध्रुव और फोकस के मध्य ही बनता है, चाहे वो जैसा छोटा ही बनेगा, वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा और वह
फोकस दूरी के अंदर ही बनेगा, अर्थात ध्रुव और फोकस के मध्य ही बनता है। यह इसका सिद्धांत है।